Hello students, myself Dr. Savita from Hygiene Institute। हम लोग बात कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, मीन्स बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहली चीज़ आती है दिमाग में, व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। Spectroscopy is the branch of science which deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है और उससे एक स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में स्टडी की थी। नाउ अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन हो रहा है मैटर के साथ तो क्या चीज़ हो रही है, हम लोगों ने ये डेफिनेशन देखा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हम लोगों ने पिछले इसमें बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक कंपोनेंट से की वेव्स होंगी जिनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल रहे हैं। अब इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास रेडिएशंस हैं वो कितने तरीके से रेडिएशंस हैं, 7 तरीके से रेडिएशंस हैं जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरे और गामा रेज। हमें ये भी मालूम है कि हम जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेवलेंथ कम हो जाएगी। मीन्स हमें ये मालूम है कि एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मीन्स एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। इस स्लाइड में जैसे जैसे हम रेडियो वेव से आगे बढ़ते जा रहे हैं, मीन्स माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरेज, गामा रेज, वैसे वैसे अगर हम देख रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती जा रही है। मीन्स हम लोगों ने एक पर्पल कलर से एनर्जी का बार बनाया है कि इस डायरेक्शन में, मीन्स लेफ्ट साइड से अगर राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है और वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब मेन चीज़ ये आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम किसी मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस मैटर के थ्रू या तो ट्रांसमिट कर दी जाएगी, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये फिनोमिना क्यों होता है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिट का, कि अगर कोई मैटर है, मीन्स हम लोग जानते हैं कि मैटर में एटम से बना होगा। उस एटम में क्या होगा, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होगी। मीन्स एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में अरेंज होंगे, अपने ऑर्बिटल में अरेंज होंगे। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसमें न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल होगा और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल है। और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं, वो निगेटिवली चार्ज्ड हैं और वो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग उस ऑर्बिटल में अरेंज हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि जब इनकी ये जो मैटर की एनर्जी है इसमें अपनी एक नेचुरल एनर्जी होगी, या यूं कहें कि इनकी एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर डाल रहे हैं उसकी एनर्जी से मैच कर रहा है, तब क्या करेगा मैटर, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर नहीं मैच कर रहा है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो सिंपली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, मींस वो एनर्जी के फॉर्म में है। वो एनर्जी, या ये कहें हम लोग जब रेडिएशन के फॉर्म में ले रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर पर पड़ेगी तो उस मैटर में जो प्रेजेंट एटम है उनमें जो उनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है
उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है तो वो मैटर एब्जॉर्ब कर लेगा। मैटर में भी क्या, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और इलेक्ट्रॉन कौन से, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, जो न्यूक्लियस के जितना पास इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, और जितने दूर ऑर्बिटल में होगा मीन्स उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक। अगर इसके बाद अगर हम ये कहें कि अगर हम हाई एनर्जी की रेडिएशन दे रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो क्या कंडीशन होगी हाई एनर्जी के केस में। हाई एनर्जी जब हम दे रहे हैं तो वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जो आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन है, वही क्या कर लेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और उस मॉलिक्यूल को, उस मैटर को वो लीव कर देगा। मींस एक तो वो इतना हाई एनर्जी का है, न्यूक्लियस से दूर है, और ऊपर से उसने एक्सटर्नल एनर्जी और एब्जॉर्ब कर ली, तो वो क्या करेगा कि न्यूक्लियस के ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि न्यूक्लियस का ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है जिसकी वजह से वो मींस अटैच्ड रहते हैं, तो वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को ही छोड़ करके बिल्कुल बाहर चला जाएगा। मीन्स वो उस मैटर से बाहर चला जाएगा और मैटर को आयोनाइज कर देगा। तो इस वजह से जो हाई एनर्जी की रेडिएशन है, अगर हम उस मॉलिक्यूल को दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ना, लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ना करके उसको हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब कर लेगा और उस मॉलिक्यूल को छोड़ देगा। और छोड़ने के बाद क्या होगा, वो मॉलिक्यूल जो है या वो मैटर जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो मैटर आयोनाइज्ड हो जाएगा। अब कौन सी ऐसी रेज हैं जो मैटर को आयोनाइज्ड कर देती है, मीन्स उसमें हम आयोनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये आयोनाइज्ड हो गई हैं। उसमें होती है हमारी गामा रेज, सबसे एनर्जेटिक मीन सबसे ज़्यादा अगर हम एनर्जी देख रहे हैं तो गामा रेज है। फिर इसके बाद एक्स रेज है, और कुछ पार्ट यूवी रेज का होता है जो कि किसी मैटर को आयोनाइज कर देता है। और बेसिकली हमें अभी इसमें क्या देखना है कि कौन सी रेडिएशंस हैं जो आयनाइजेशन कर रही हैं और कौन सी रेडिएशंस ऐसी हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव कर रहे हैं। फाइनली अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, यही देखा हम लोगों ने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी तो उस वेव्स की वेवलेंथ जो है उतनी ही कम होगी। फिर हम लोगों ने ये देखा कि मैटर जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, एटम का बना हुआ है। और एटम में क्या है, उसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और उसके चारों तरफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी के बराबर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में सिचुएटेड हैं। फिर इसके बाद क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, मींस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी जो एनर्जी है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाएंगे एब्जॉर्प्शन के बाद। और फिर इसके बाद अगर एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी है किसी वेव्स की, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एटम को पूरी तरीके से छोड़ करके चला जाएगा और उसको आयोनाइज्ड कर देगा। मीन्स उस पे जो है आयंस जो है वो फॉर्म क्रिएट हो जाएंगे। फिर ये हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी रेज हैं जो आयनाइजिंग रेज की तरीके से काम कर रही हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन की तरीके से काम कर रही हैं, जिसमें गामा रेज, एक्स रेज और कुछ पार्ट जो हम लोगों ने कहा यूवी रेज की है। और लास्ट में हमने कहा, लास्ट क्या, ये फर्स्ट पॉइंट ही था कि एब्जॉर्प्शन किस पॉइंट पर होगा। एब्जॉर्प्शन तब होगा जब उसमें प्रेजेंट जो जो हमारा एटम है उसकी एनर्जी जो है
उसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करेगी अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से, तभी क्या करेगा वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ओके, थैंक यू।